हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 9 ने साम्राज्य और राज्य के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर, हमारा टारगेट है क्लास 6 to 8 का एनसीईआरटी का बुक को कंप्लीट करना, क्योंकि आपका सोशल साइंस में क्लास 6 to 8 का बुक जो रहता है पेपर 2 सीटेट में आता है, और जिसमें से आपको पता होगा डियर कि 60 मार्क्स का सोशल साइंस में 40 मार्क्स का जो रहेगा ये बुक से आएगा 6 to 8 का बुक से, और बाकी का 20 मार्क्स जो रहेगा ये आपका पेडालॉजी का रहेगा। ठीक है, तो डियर हम लोग चैप्टर के साथ साथ पेडालॉजी का भी क्वेश्चन को जो रहेगा आपको करते जाएंगे। इससे क्या होगा, पेडालॉजी का भी तैयारी होते रहेगा। तो डियर हम उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो डियर इससे पहले का चैप्टर का जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर ये जो अरविंद है ना वो स्कूल में जो है ना एक राजा का भूमिका जो है ये अदा कर रहा है, और वो किस राजा का भूमिका जो है रोल कर रहा है, तो वो आपका समुद्रगुप्त के बारे का रोल कर रहा है। ठीक है, तो देखिए समुद्रगुप्त जो है ना इसके बारे में आपका इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुद ही एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कहाँ से पता चलता है, तो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुद ही एक अभिलेख से पता चलता है। देखिए डियर इसकी रचना जो है ना समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि था जिसका नाम था हरिसेन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा गया है। ठीक है ना, तो ध्यान में देखिएगा कि समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री रहे हरिसेन। इन्होंने एक काव्य के रूप में लिखा था। ठीक है, हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी, तो ये याद रखिएगा। तो डियर हम आपको बता दें कि आपका सिर्फ सिटेट ही आपका मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप केवीएस या किसी भी टीचर लेवल एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आप हरिसेन को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए डियर, प्रशस्ति क्या होता है। प्रशस्ति जो होता है ना एक तरह का अभिलेख होता है, और इसका मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। मतलब ये जो आपका हरिसेन जो आप काव्य के रूप में लिखे थे, ठीक है, जिसको हम लोग प्रशस्ति कहते हैं, उसमें उन्होंने समुद्रगुप्त की बहुत ही प्रशंसा लिखी है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, प्रशस्ति लिखा गया है, कहा गया है। तो यहाँ देखिए गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। इसमें आपको इम्पोर्टेंट ये है कि गौतमी पुत्र का नाम क्या है, श्री सातकर्णी। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए अगर एनसीईआरटी में किसी भी चीज़ का अगर डिस्कशन होता है तो वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। तो डियर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में क्या है, ठीक है, तो देखिए कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, यानी कवि आपका किसके बारे में बोल रहा है, कौन सी कवि के बारे में बोल रहा है, तो हरिसेन के बारे में बोल रहा है, जो कि आपका समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि थे। तो उन्होंने समुद्रगुप्त को ना एक योद्धा के बारे में और उनकी कैसे वो युद्ध जीतते थे तो उसके बारे में इन्होंने बहुत सारी प्रशंसा की है, और उसमें उन्होंने इन्हें एक ईश्वर के बराबर रखा है। ठीक है, तो ये ध्यान में दीजिएगा। तो डियर नेक्स्ट है आपका कि योद्धा समुद्रगुप्त। अब देखिए उसकी उनकी प्रशंसा के बारे में क्या क्या उन्होंने लिखा है। जैसे उन्होंने कहा कि जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठवाड़ों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों और तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीली तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो देखिए कितना सारा इन्होंने इनके बारे में समुद्रगुप्त के बारे में आपका प्रशंसा किए हैं। ठीक है ना, तो इसी को प्रशस्ति कहते हैं। तो नेक्स्ट देखिए डियर कि यहाँ पे क्या है, ये मानचित्र के बारे में बताया है। नीचे जो है हम लोग देखेंगे मानचित्र देखेंगे, उसमें जो है आपका अलग अलग कलर से यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि ये मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है, यानी ये जो प्रशस्ति मिला है उसी के आधार पे जो है ये जो मानचित्र यानी ये जो मैप है ये बनाया गया है। और इसमें जो है हरिसेन ने 4 प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया है। ठीक है, तो
याद रखिएगा। तो देखिए मानचित्र में हरे रंग का जो क्षेत्र है, देख लीजिए ये आपका मानचित्र है। तो डियर यहाँ पे जो है ना जैसे रेड तो अच्छे से दिख जा रहा है, बाकी का जो कलर है ना ये आपका हरा और नीला वो नहीं दिख रहा है। तो अगर आपके पास बुक है आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। तो बाकी जो है रेड वाला पोर्शन तो आपको दिख जाएगा, बाकी वाला क्लियर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो एक बार आप समझ जाइए। देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं हम वो बता दे रहे हैं। जैसे कि आपका हरे रंग का जो क्षेत्र है ना वो आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो देखिए इसने क्या किया, शासकों को हराकर पहला तो अपने साम्राज्य में मिला लिया। दूसरा क्या हुआ था कि इसके बाद दक्षिणा पथ के 12 शासक आते हैं। वो दक्षिणा पर यहाँ पे आर्यावर्त के शासकों को वो हरा के अपने कब्जे में कर लिया था। तो ये याद रखिएगा आर्यावर्त। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा दक्षिणापथ। यहाँ के जो शासक थे ना वो क्या किए कि इन्होंने सब हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने क्या किया, अपने आप को समर्पण कर देते हैं। तब समुद्रगुप्त क्या किए, इनको फिर से शासन करने की अनुमति दे देते हैं। तो ये बोला लाल बिंदु, तो लाल बिंदु को तो आप देख सकते हैं, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आता है दक्षिणापथ में, जहाँ के शासक जो थे वो हार जाने के कारण अपने आप को समर्पण कर देते हैं, जिसके कारण समुद्रगुप्त क्या किए, फिर से उन्हें शासन करने की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट जो है ना पड़ोसी देशी का आंतरिक घेरा जो कि बैंगनी रंग से दर्शाया गया है। तो वो तो आपको मैप में दिख नहीं रहा है। तो इसमें जो कौन कौन सा क्षेत्र आता है वो याद रखिएगा, जैसे कि आसाम में, तटीय बंगाल है, नेपाल है और उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम की कई गण या संघ आते थे और ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ब्रह्म इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, यहाँ पे इनको नीले रंग से रंगा गया है। तो डियर बैगनी, नीला और ये तो आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो कुषाण तथा शंख वंश के थे। ठीक है, ये आपका कौन सा वंश के थे, तो ये कुषाण और शंख वंश के थे। तो ये याद रखिएगा। और ये जो है श्रीलंका के शासक भी थे। तो श्रीलंका के शासक कौन थे, तो कुषाण तथा शंख वंश थे। ठीक है, तो इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता जो है स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो याद रखिएगा कि ये जो कुषाण और शंख वंश थे जो कि श्रीलंका के शासक थे, इन्होंने क्या किया कि समुद्रगुप्त की अधीनता जो है स्वीकार कर ली और अपनी पुत्रियों का विवाह जो है इनसे वो करा दिए। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है डियर, इलाहाबाद का पुराना नाम जिसका क्या नाम है, प्रयाग नाम है। ठीक है, तथा उज्जैन तथा पाटलिपुत्र जिसको पटना कहते हैं, ये समुद्रगुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो क्वेश्चन आता है कि समुद्रगुप्त के शासन का महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन सा था, तो प्रयाग था जिसको हम लोग इलाहाबाद का पुराना नाम है, और उज्जैन तथा पाटलिपुत्र जिसको, ठीक है, पाटलिपुत्र तो पटना को कहते हैं। तो याद रखिएगा उज्जैन तथा पाटलिपुत्र। आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था, तो डियर आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ के बारे में हम लोग बता चुके थे कि आर्यावर्त में क्या हुआ था। दक्षिणापथ में क्या हुआ था कि यहाँ के राजा जो है वो खुद से अपने आप को समर्पण कर दिए थे, जिसके कारण समुद्रगुप्त जो है उन्हें दोबारा शासन करने की अनुमति दे दिए थे। लेकिन आर्यावर्त में क्या हुआ था, वो उनके शासन को अपने अधीन में कर लिए थे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा दोनों में। नेक्स्ट देखिए डियर कि ये इम्पॉर्टेंट विक्रम संवत के बारे में देखते हैं कि ये 58 वर्ष पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शंको पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए वंशावलियाँ, ठीक है, अधिकतर प्रशस्ति में यानी जो कि आपका हरिशेन लिखे हैं उसमें उन्होंने उनके पूर्वज के बारे में बताया, जैसे कि उसके परदादा के बारे में, दादा के बारे में, पिता के बारे में, माता के बारे में, जिन्होंने उन्होंने लिखा कि उनकी माँ का क्या नाम है, कुमार देवी जो कि लिच्छवीगण की थी, और पिता जो है वो आपका समुद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है डियर आपके लिए कि माँ जो है कुमार देवी जो कि लिच्छवीगण की थी
और पिता चंद्रगुप्त जो कि आपके गुप्त वंश के पहले शासक थे और जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि को प्राप्त किए थे। तो ये उपाधि को ना आपको समुद्रगुप्त को भी डियर क्या है, आज मेरा ना गला फंसा हुआ है तो आवाज़ जो है ना थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इन्होंने समुद्रगुप्त ने भी इस उपाधि को धारण की थी और उनके दादा परदादा का महाराजा के रूप में उन्होंने उल्लेख भी किया था, ठीक है, उस प्रशस्ति में। तो याद रखिएगा। तो प्रशस्ति में उन्होंने क्या क्या लिखा था, पहला तो राजा को योद्धा के बारे में वर्णन करते हुए उनकी प्रशंसा की थी। दूसरा उन्होंने उनकी पूर्वजों के बारे में लिखा था, दादा के बारे में, परदादा के बारे में, माँ के बारे में, ठीक है। तो ये बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से राजाओं, राजा, महाराज, अधिराज, महाराज, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची में भी जानकारी मिलती है। तो डियर समुद्रगुप्त के बारे में तो हमें उनके मतलब बेटे की जो वंशावली है उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ जो है अभिलेख तथा सिक्कों में भी उनकी जानकारी हमें मिलती है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया, मतलब हरा दिया था। और बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार जो है विद्वानों से भरा था और इनमें से कुछ के बारे में जानकारी जो है वो अध्याय 10 में मिलेगी, ठीक है। यानी चैप्टर 10 में जो है हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। देखिए जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों के में पता चलता है, देखिए अधिकतर हम लोग को राजा के बारे में किससे पता चलता है, तो अभिलेख से पता चलता है और सिक्के में भी पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे हम जो है आपको एक चीज़ बताना भूल गए, जैसे कि ये सब सिक्के में जो है ना वीणा बजाने वाले राजा समुद्रगुप्त की कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। जैसे कि इन सिक्कों पे उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे सिक्का में ना आपको समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो राजा के बारे में अभिलेख या आपको सिक्कों से हमें क्या है उनके बारे में जानकारियाँ मिलती है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है एक राजा थे जिसका नाम क्या था, हर्षवर्धन था। इनकी जिन्होंने करीब 1400 साल पहले जो है शासन किया था। ये इंपॉर्टेंट है डियर, हर्षवर्धन कितने साल पहले शासन किया था, तो 1400 साल पहले शासन किया था। और उनके जो दरबारी कवि थे जिनका नाम क्या था, बाणभट्ट। तो दिए याद रखिएगा, इनके जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट थे और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो आपका क्या थे, अभी हम लोग पढ़े थे ना, क्या है जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या नाम था उनका। तो उनका नाम था आपका हरिसेन था। और यहाँ पे इनका नाम क्या है डियर, तो इनका नाम आपका याद रखिएगा बाणभट्ट थे। और जिन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी को हर्षचरित लिखी है, ठीक है। तो इन्होंने जो आपका संस्कृत में उनकी जीवनी जो लिखी है उनको क्या कहा गया है, हर्षचरित कहा गया है। तो हर्षवर्धन तथा हर्षचरित के बारे में पता चल गया। तो इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उन्होंने राजा बनने तक का वर्णन किया है। और उनमें डियर ये इंपॉर्टेंट है, एक चीनी तीर्थ यात्री थे जिनका नाम था तशांग, ठीक है, तशांग याद रखिएगा। ये एक चीनी तीर्थ यात्री थे और इसके बारे में जो है हम लोग अध्याय 8 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे थे और उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया है, ठीक है। तो डियर इन्होंने जो भी देखा है यानी आपका तशांग, इन्होंने भी पूरा वर्णन किया था और ये भी जो है उनके दरबार में रहे थे। तो डियर वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए इसको हम यहीं पे रोकते हैं, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो डियर यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा पेडालॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो डियर आज हम लोग बस कुछ चीज़ें आपको पेडालॉजी के बारे में बताते हैं और इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको फॉलो करेंगे। पहला चीज़ है आपको पेडालॉजी जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आपको जो है 4 ऑप्शन में सिर्फ आपको पॉजिटिव सेंटेंस पे देना है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस पे देना है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है, जैसे 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें से आपको ये देखना है कि किस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी भरा हुआ है, ठीक है। हम आपको जो है एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। नेक्स्ट है डियर आपको एक आपका याद करना या मेमोराइजिंग करना, ठीक है। ऑप्शन में इस तरीके का रहेगा। तो डियर याद करना, मेमोराइजिंग करना ये एक तरह का नेगेटिव वर्ड रहता है, नेगेटिव कीवर्ड होता है जो कि आपका कभी भी सही नहीं होता है। जब हम आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को बताएंगे तब हम आपको ये एग्जाम्पल ज़रूर देंगे, आप वहाँ ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। तो डियर ऐसे ही जो है आपका
अ, हम आपको नेक्स्ट में आपको कुछ कीवर्ड देंगे, और उस कीवर्ड को जब भी आप पैरालॉजी सॉल्व कीजिएगा तो उन सारे कीवर्ड, पॉजिटिव कीवर्ड, नेगेटिव कीवर्ड, इससे जो रिलेटेड जो है आपका 10 या 12 नंबर का जो रहता है क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, और साथ ही एक दो क्वेश्चन हम आपको मतलब कि सॉल्व करके भी बताएंगे। तो डियर, अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।